सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा इन यूजिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम द चाइनीज स्टैच्यू, जो कि आपके क्लास 11 एंड 12 में आईएससी क्लास 11 एंड 12 का लिटरेचर का पोर्शन है, ये चैप्टर है इकोस बुक का। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी। और क्लास 11 का अगर आप सिलेबस देखो तो क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस सेम है। तो बेसिकली 4 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर आईएससी क्लास 11 लिटरेचर फ्रॉम योर इकोस बुक। तो वो 4 चैप्टर्स क्या है, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में इंग्लिश का जो कि सिलेबस के ऊपर रिड्यूस सिलेबस क्या क्या है उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। तो पहला चैप्टर है सैल्वेटोर, उसके बाद फ्रिट्ज विच इज रिटन बाय सत्यजीत रे, उसके बाद जो कि थर्ड चैप्टर है वो है क्वालिटी विच इज रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, एंड द लास्ट वन इज द चाइनीज स्टैच्यू, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं समरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और जो कि मैंने 3 चैप्टर्स के बारे में बताया, वो 3 चैप्टर्स का समरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन द समरी ऑफ द चाइनीज स्टैच्यू बाय जेफरी आर्चर। सो यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट द ऑथर। तो ऑथर यहाँ पर मैं कुछ चीज बोलूंगी इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर ही वॉज बोर्न इन लंडन। Jeffrey Archer was born in London and he is also a novelist and also a politician. So this was little bit about the author. Now come to the summary. तो ये स्टोरी में क्या होता है, चाइनीज स्टैच्यू एज द नेम एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी सजेस्ट कि उसका नाम है चाइनीज स्टैच्यू। तो ऑब्वियसली स्टोरी में कुछ स्टैच्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो कि स्टोरी है द चाइनीज स्टैच्यू, ये किस टाइम का स्टोरी है, व्हेन इंग्लैंड वाज रूलिंग चाइना। तो ये स्टोरी उस टाइम का है जबकि इंग्लैंड चाइना को रूल कर रहा था। तो आपको स्टोरी बिगिन करने से पहले आपको कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कि स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 5 to 6 कैरेक्टर्स है पूरे ये स्टोरी में द चाइनीज स्टैच्यू। लेकिन यहाँ पर आपको 3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सबसे मेन कैरेक्टर यहाँ पर आता है सर एलेक्जेंडर हीथकोट। तो सर एलेक्जेंडर हीथकोट कौन है? सो सर एलेक्जेंडर हीथकोट यहाँ पर इंग्लैंड से है और ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द चाइनीज स्टैच्यू। तो वो एक ऑफिशियल है, डेप्यूटी टाइप और यू कैन से एम्बेसडर टाइप है। और यहाँ पर दूसरा मेन कैरेक्टर है, सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यंग ली। यंग ली कौन है? एक ओल्ड क्राफ्ट्समैन है। और यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि लास्ट में आता है, स्टोरी के एकदम एंड में आता है, उसका नाम है एलेक्स हीथकोट। तो एलेक्स हीथकोट भी है। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स है इस पूरे स्टोरी के चाइनीज स्टैच्यू। वो स्टोरी स्टार्ट होता है और सर एलेक्जेंडर हीथकोट जो कि इंग्लैंड के है, वो जाते हैं चाइना। वो चाइना विजिट करते हैं ऐसे ही घूमने के लिए। तो वो चाइना में आते हैं, तो चाइना में कुछ दिनों के लिए आते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं इधर उधर थोड़ा घूमूं, चाइना में क्या क्या है क्या नहीं है, ऐसे घूमने के लिए वो चाहते हैं। तो वो चाइना के एक छोटे से विलेज में जाते हैं जहाँ पे कि उन्हें मिलता है द क्राफ्ट्समैन, जो कि ओल्ड क्राफ्ट्समैन है, उनका नाम है यंग ली। तो वो यंग ली को देखते हैं। यंग ली, जैसे कि आपको पता है कि यंग ली ओल्ड क्राफ्ट्समैन है। तो सो क्राफ्ट्समैन का काम क्या होता है, यू मस्ट बी नोइंग कि मेकिंग पॉट्स एंड ऑल। और साथ ही साथ ये स्टोरी में चाइनीज स्टैच्यू के बारे में स्टोरी है, तो यहाँ पर स्टैच्यूज एंड ऑल भी बनाते हैं क्राफ्ट्समैन लोग। तो सर एलेक्जेंडर हीथकोट यंग ली का काम देखते हैं एंड ही गेट्स वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क। तो जो कि यंग ली पॉट्स एंड ऑल बनाता है या फिर स्टैच्यूज एंड ऑल बनाता है, तो उसका काम देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर यंग ली चाइना से है, चाइना के एक विलेज से है। और ये जो कि एम्बेसडर है, डेप्यूटी टाइप, तो इनका नाम है सर एलेक्जेंडर हीथकोट। ही इज फ्रॉम इंग्लैंड और वो चाइना में ऐसे घूमने के लिए आए हैं। तो वो उस विलेज में जाते हैं, तो क्राफ्ट्समैन से मिलते हैं, उनका काम देखते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और वो जो कि यंग ली है उन्हें एक स्टैच्यू गिफ्ट करता है, स्टैच्यू गिफ्ट में देता है जिसका नाम होता है द चाइनीज स्टैच्यू। एक चाइनीज स्टैच्यू रहता है और जो स्टैच्यू उन्हें गिफ्ट करता है उसका बेस नहीं रहता है। तो उसका बेस, कोई भी चीज, कोई भी स्टैच्यू आप अगर देखोगे तो उसमें एक बेस रहता है जिसके ऊपर की स्टैच्यू खड़ा रहता है। तो वो स्टैच्यू का बेस नहीं रहता है, तो वो रूम में जाते हैं अंदर। उसके बाद उसका बेस जो होता है वो लगाकर उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। किसको गिफ्ट करते हैं? सर एलेक्जेंडर हीथकोट को। सो गाइस, उस समय के टाइम में चाइना में अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो ऐसा माना जाता है तो दैट इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। कोई किसी को गिफ्ट देता है तो बहुत ही रेस्पेक्ट की बात हो गई यंग ली के लिए, क्योंकि उसने गिफ्ट किया। सर एलेक्जेंडर हीथकोट है, उसे गिफ्ट किया द चाइनीज स्टैच्यू। और यहाँ पर और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब चाइनीज स्टैच्यू से गिफ्ट किया जाता है सर एलेक्जेंडर हीथकोट को, तो यंग ली उसे ये बताते हैं कि वो जो कि स्टैच्यू है ये मिंग डायनेस्टी का है। तो उस समय के टाइम की बहुत ही ओल्ड डायनेस्टी होती है मिंग डायनेस्टी। तो वो बताते हैं कि ये बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है जो उन्होंने सर एलेक्जेंडर हीथकोट को दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड डायनेस्टी की है, मिंग डायनेस्टी की, तो बहुत ही पुराना है, यूनिक है, प्रीशियस है। तो जबकि सर एलेक्जेंडर हीथकोट अपने घर में जाते हैं, उसके बाद वो रूम में बैठ के देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये जो कि स्टैच्यू है इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा होगा द चाइनीज स्टैच्यू का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये मिंग डायनेस्टी का है, तो बहुत ही पुराना स्टैच्यू है। और अगर आपने डोरेमोन देखा होगा तो डोरेमोन का एक एपिसोड था कि सुनियो जो होता है वो स्टैम्प कलेक्शन करता है, तो फिर नोबिता भी उसे देखकर स्टैम्प कलेक्शन शुरू करता है, तो डोरेमोन उसे कोई गैजेट देता है।
है तो प्रीमियम होता है, राइट। मतलब कोई भी पुराने टाइम का कोई भी चीज को अगर आप अभी तक रखे हो जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट तो नहीं यहाँ पर, मतलब जो जल्दी कहीं पे मिलता नहीं है, तो वो बहुत ही प्रीमियम हो जाता है क्योंकि वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता। तो सिमिलरली यहाँ पर भी चाइनीज स्टैच्यू एक तरह का बहुत ही प्रीमियम टाइप का गिफ्ट था कि यंग ली ने किसे गिफ्ट किया था, सर अलेक्जेंडर हीथकोट को। फिर वो सोचते हैं उसके प्राइस के बारे में, क्योंकि कोई भी चीज प्रीमियम है, बहुत ही पुराना है, तो उसका प्राइस भी बहुत होगा। तो वो उसके बारे में, प्राइस के बारे में पता करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि वो बहुत स्टैच्यू है जो उन्हें गिफ्ट किया है यंग ली ने, बहुत ही ज्यादा कीमती है और उसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा है, इन करोड़, उस समय के टाइम में इन करोड़ है। तो उसके बाद वो उसे देखते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे भी एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो कोई किसी को गिफ्ट करता है तो उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो लेटर लिखते हैं। वो किसे लेटर लिखते हैं? इंग्लैंड, अभी तो वो चाइना में है, चाइना में घूमने के लिए आए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं सर अलेक्जेंडर हीथकोट। किसे लिखते हैं? वो जो कि उनका अकाउंटेंट टाइप एक आदमी रहता है, तो वो उन्हें एक लेटर लिखते हैं और वो बोलते हैं कि, तो वो ये बोलते हैं कि मुझे कुछ मनी चाहिए, मुझे कुछ किसी को गिफ्ट करना है। तो वो मनी मांगते हैं थ्रू लेटर अपने अकाउंटेंट से। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर से यंग ली के पास आते हैं और वो यंग ली को बोलते हैं कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे एक चीज दिखानी है, तुम मेरे साथ चलो। सो सर अलेक्जेंडर हीथकोट जो है वो यंग ली के साथ ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं। उसके बाद सामने उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। तो उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो बोलते हैं यंग ली को कि मैं ये बिल्डिंग, ये हाउस तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, एज अ रिटर्न गिफ्ट समझकर इसे रख लो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे चाइनीज स्टैच्यू गिफ्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी सिमिलरली, उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था, तो सिमिलरली मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो उन्हें ये बोलते हैं कि एज अ रिटर्न गिफ्ट तुम ये हाउस रख लो। सो फर्स्टली क्या होता है, यंग ली उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता है कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। बट बाद में क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर हीथकोट उन्हें बहुत ही फोर्स करते हैं कि तुम रख लो, और उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का भी परमिशन ले लिया है, नाउ ही कैन कीप दैट हाउस, तो वो ऐसा बोलते हैं, तो वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और यंग ली ये गिफ्ट को रख लेता है। दैट इज द हाउस विच ही हैज गिफ्टेड। उसके बाद क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ता है। सर अलेक्जेंडर हीथकोट मर जाता है। उसके बाद उसका जो कि सन है, सो सर अलेक्जेंडर हीथकोट बूढ़े हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट कैरेक्टर है वो आता है, जो कि सर अलेक्जेंडर हीथकोट का सन होता है, जिसका नाम होता है मेजर जेम्स हीथकोट। तो यहाँ पर मेजर जेम्स हीथकोट आता है, तो वो भी उस स्टैच्यू को संभाल के रखता है कि मेरे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर का स्टैच्यू है, तो बहुत ही प्रीशियस स्टैच्यू है। तो उसे पता रहता है कि वो बहुत ही प्रीशियस स्टैच्यू है, तो वो भी उसे संभाल के रखता है। तो उसके बाद उसका सन होता है जिसका नाम होता है रेवरेंड अलेक्जेंडर हीथकोट। तो रेवरेंड अलेक्जेंडर हीथकोट एक बिशॉप होता है। तो बिशॉप का मतलब आपको अगर नहीं पता है, सो लेट मी टेल यू दैट बिशॉप क्या होता है। बिशॉप एक चर्च का आदमी जैसा रहता है, तो ऐसा समझ लो। तो रेवरेंड अलेक्जेंडर हीथकोट भी उसे स्टैच्यू को बहुत ही संभाल के रखता है, अच्छे से रखता है। उसके बाद यहाँ पर वो भी मर जाता है। फिर उसका सन होता है, उसका नाम होता है कैप्टन जेम्स हीथकोट। कैप्टन जेम्स हीथकोट भी अच्छा रहता है, वो भी उसे अच्छे से संभाल के रखता है। उसके बाद लास्ट वाला जो कि सन होता है, यहाँ पर कैप्टन जेम्स हीथकोट का सन का नाम होता है एलेक्स हीथकोट। तो ये जो कि एलेक्स हीथकोट है, एज कम्पेयर टू हिज एंसेस्टर्स, तो उसके पूर्वज के जितने भी एंसेस्टर्स है उससे काफी डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि वो लोग उस स्टैच्यू को संभाल के रखते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा पोस्ट रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेवरेंड हीथकोट वो बिशॉप रहते हैं। सो इनके फैमिली का ये जो कि अभी का जनरेशन का सन रहता है, सो वो थोड़ा बिगड़ा टाइप का रहता है। सो जो कि यहाँ पर एलेक्स हीथकोट है, ये गैम्बलिंग भी करता है, और एक बार क्या होता है कि वो गैम्बलिंग में हार जाता है। गैम्बलिंग मतलब कि जुआ टाइप एंड ऑल, तो वो हार जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे मनी चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, उसे याद आता है कि हाँ, मेरे पूर्वज के टाइम का वो स्टैच्यू रखा हुआ है। सो वो जो स्टैच्यू रखा हुआ है, चाइनीज स्टैच्यू, बहुत ही पुराना स्टैच्यू है, और उसे ये पता रहता है कि ये मिंग डायनेस्टी का है। उसके सारे पूर्वज लोग सबको बोलते आ रहे हैं कि वो मिंग डायनेस्टी का है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसे संभाल के रखो। तो उसे याद आता है कि अगर मैं उसे सेल कर देता हूँ, अगर मैं उसे बेच देता हूँ, तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, एंड देन आई कैन प्ले गैम्बलिंग अगेन। तो वो गैम्बलिंग में हार भी चुका था, तो उसे फिर से वो खेलने मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलेक्स हीथकोट क्या करता है, वो उसे ऑक्शन कर देता है, उस स्टैच्यू को। ऑक्शन मतलब नीलामी जैसा कर देता है। तो उसमें उसे पता चलता है लास्ट में कि वो जो कि चाइनीज स्टैच्यू था, पूरा स्टैच्यू, तो आपको पता होगा, मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जब यंग ली ने अलेक्जेंडर हीथकोट को वो गिफ्ट किया था, तो उस समय उसका बेस नहीं था, तो वो रूम में गया था, उसका बेस लगाकर उसे दे दिया था, बेस अटैच करके। तो वो जब कि स्टैच्यू को दिखाता है, ऑक्शन लगता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो जो पूरा स्टैच्यू था वो नकली था। नकली था इन द सेंस, मतलब कि वो मिंग डायनेस्टी का नहीं था, लेकिन उसका जो कि बेस था, जो कि यंग ली उसे बनाकर दिया था, बेस लगाकर दिया था, वो असली था, और उसका सच में बहुत ही ज्यादा प्राइस रहता है, बहुत ही हाई प्राइस रहता है।
तो वो बहुत ही खुश होता है और सोचता है चलो कुछ तो काम आई, पूरा स्टैच्यू नकली, लेकिन उसका बेस जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और उससे मुझे मनी मिल सकता है। तो वो क्या करता है, वो उसे सेल कर देता है, उसे बहुत सारा मनी मिल जाता है और उसे बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। तो स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। पूरा चाइनीज स्टैच्यू का स्टोरी है रिटन बाय जेफरी आर्चर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर वैल्यू का बात किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं, सारे एंसेस्टर्स पूर्वज लोग, उन्होंने तो यहाँ पे सर अलेक्जेंडर हीथकोट का नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग उस स्टैच्यू को बहुत ही संभाल के रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर जबकि उसका लास्ट जनरेशन होता है, वो गैम्बलिंग में हार जाता है और इतनी आसानी से जो कि उसके पूर्वज ने उस स्टैच्यू को संभाल कर रखा था इतने दिनों से, वो डायरेक्टली जाता है गैम्बलिंग में हार जाता है तो उसे बेच देता है। सो वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो कि स्टैच्यू है, इतना बड़ा स्टैच्यू था, पूरा स्टैच्यू का प्राइस आपको पता है कि वो नकली था, लेकिन बस उसका बेस था, असली था, और सिर्फ उसे सेल कर उसे बहुत सारा मनी मिल जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चाइनीज स्टैच्यू। सो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा पूरा समरी, और मैंने ऑलरेडी सैल्वेटोर, फ्रिट्ज, ये सब का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टू गिव द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मास्टरमाइंड। थैंक यू।